कोकोली प्रतिभा बायोटेक द्वारा निर्मित एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक है जिसका आधार पीएएस है और जिसे घोंघ से निकालकर बनाया जाता है। कोकोली एक शक्तिशाली उर्वरक है जो न केवल भूमि के पीएच स्तर को स्थिर करता है बल्कि यह कार्बन प्रतिशत में वृद्धि करता और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल है जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। प्रतिभा बायोटेक किसानों का मार्गदर्शक और साथी। समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस एपिसोड से कृषि विभाग में अब तक किसानों को और लाभधारकों को नुकसान के गहराई में ढकेलकर उसे वो कभी भी ऊपर नहीं उठेगा ऐसे काम करने वाले एक भूत के बारे में बोलना चाहता हूँ। वैसे अभी तक कितने किसानों को बता चुका हूँ कि हम खेती करने का सही तरीका क्या है। उसके बारे में कई एपिसोड में पूरे विवरण के साथ किसानों को समझाना है कि वो धोखा कैसे खा रहे हैं और लाभार्थी को कैसे नुकसान हो रहा है। इसके बारे में इन दोनों को मालूम होना चाहिए। जो भी कृषि नीति है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, बोलता हूँ, वो है सेंद्रिय और पोषक तत्वों की संतुलित खेती। सेंद्रिय और पोषक तत्वों की संतुलित खेती यही असली खेती है। ये किए बिना एग्रीकल्चर को गलत दिशा दे रहे हैं। स्वार्थी विचारों से और मुनाफाखोरी यही एक ध्येय समझकर खेती को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। वैसे करने के लिए सभी लोगों का चुना हुआ रास्ता है, वो है सेंद्रिय पदार्थ। सेंद्रिय पदार्थ खेती हर चीज के आगे ऑर्गेनिक शब्द लगाकर पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं। इधर किसान और लाभार्थी दोनों को भी धोखा दे रहे हैं। इस ऑर्गेनिक भूत को प्रस्तुत करके किसानों को और लाभार्थी को नुकसान पहुंचाकर बीच के लोग ये फायदा उठा रहे हैं, गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। वैसे करने के लिए सभी लोगों का चुना हुआ रास्ता है, वो है सेंद्रिय पदार्थ। सेंद्रिय पदार्थ खेती ये सभी कृषि पदार्थों पैकिंग करके, आकर्षक पैकिंग करके, ऑर्गेनिक ये शब्द देकर किसान और लाभार्थियों का धोखा दे रहे हैं। मैं हाल ही में यूके लंदन गया था। वहाँ हमारी तरह दूध निकालने के बाद उसी दिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादातर वहाँ कैन मिल्क रहता है जो डब्बा बंद रहता है। तो मैंने मेरे दोस्तों को पूछा था कि चाय बनाने के लिए हमारे जैसा दूध यहाँ कहाँ मिलता है। जैसे ही मैंने पूछा, उसने मेरे सामने दूध रखकर बोला कि ये है ऑर्गेनिक मिल्क, जिसे देखकर मैं शॉक हो गया। दूध में भी ऑर्गेनिक कैसे होता है? हमारा दुर्भाग्य यह है कि थोड़े कपड़ों के दुकान में भी ऑर्गेनिक कपड़े बेच रहे हैं। मैं हैरान हूं कि हर चीज के आगे ऑर्गेनिक लगाकर बेच रहे हैं। ऑर्गेनिक बोलकर उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं। उसी तरह सेंद्रिय खेती करने के लिए किसानों को बोलते हैं, लेकिन उसका सही समाचार नहीं दे रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। खेती में सेंद्रिय खेती और रासायनिक खेती मतलब पोषक तत्वों का मतलब न्यूट्रिएंट्स को अलग करके खेती करने से किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस ऑर्गेनिक शब्द को पैकेट के ऊपर लगाकर बेचने के लिए किसानों को सिर्फ पोषक तत्वों से खेती करने के लिए बोलते हैं और खरीदते हैं और लेकर बेचते हैं। मतलब हर किसी को इस और ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल करके हर चीज को ऑर्गेनिक बोलकर बेचते हैं और अधिक फायदा लेते हैं, जिसे अधिक दाम को लेकर उपभोक्ता को नुकसान होता है और किसान को अच्छी उपज ना आकर नुकसान होता है। तो इससे हम कैसे बचें, ये किसान को समझना चाहिए। इसीलिए एक नए नारे से तुम्हारे सामने आ रहा हूं और
वो है ONBA, ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिकली एंड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर मीन्स सेंद्रिय और पोषक पदार्थों की समतुल्य खेती। इस तरह खेती करना चाहिए। यह है असली और सही खेती। सेंद्रिय और पोषक पदार्थों की समतुल्य खेती, संतुलित खेती। इस ONBA के बारे में 4 से 5 विभागों में मैं आप लोगों को समझाता हूं। कृपा करके आप इस पर ध्यान देंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि ऑर्गेनिक क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमें इन दोनों की आवश्यकता है, इसके बारे में हम जान लेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक भूत के बारे में जानेंगे। इस ऑर्गेनिक शब्द को हमने पहली बार 7वीं कक्षा में सुना होगा। हमने रसायन शास्त्र को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहीं से ऑर्गेनिक शब्द को हमने जानना शुरू किया है। ऑर्गेनिक जो पढ़े लिखे हैं उन्हें मालूम है कि वो भी केमिस्ट्री ही है, मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ भी रासायनिक पदार्थ है और इनऑर्गेनिक पदार्थ जैसे रासायनिक होते हैं वैसे भी ऑर्गेनिक पदार्थ भी रासायनिक पदार्थ ही है। यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये 2 भी शब्द रासायनिक पदार्थ या इन 2 प्रकार के केमिकल्स में दोनों में भी अधिक विषाणु होते हैं, फायदा पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं। दोनों में एक ही ठीक है ऐसा नहीं होगा। मतलब ऑर्गेनिक सुरक्षित है और रासायनिक जहरीले हैं, ये सही नहीं है। यह पूरी तरह गलत कहना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिस भी पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन होता है उस पदार्थ को ऑर्गेनिक केमिकल कहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं या सेंद्रिय पदार्थ कहते हैं। उसका मतलब सिर्फ वही है। फिर भी कंपाउंड या मिश्रित पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सिर्फ यही मतलब है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन होने के बाद दूसरा पदार्थ कुछ भी हो सकता है। वो जहरीला हो सकता है या फिर बिना जहरीला। मतलब हर एक पदार्थ में हाइड्रोजन और कार्बन का बंधन हो, उस पदार्थ को हम सेंद्रिय पदार्थ कहते हैं। इस शब्द को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके, प्रचुरित करके, पब्लिसिटी करके, इस ऑर्गेनिक शब्द इस्तेमाल करके ये लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। किसान और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको ये समझना है, इस धरती पर अत्यंत जहरीला पदार्थ इनऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक में होता है। अत्यंत जहरीले पदार्थ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। उदाहरणतः सोडियम साइनाइड। इस सोडियम साइनाइड की सिर्फ जबान पर लगाने से हम मर जाएंगे, जो कि ऑर्गेनिक है। दूसरा है डाइगोक्सिन। ये फॉक्स ग्लो प्लांट नाम के पौधे से आता है। ये भी बहुत ही जहरीला है। उतना ही नहीं, हमारे पूर्वज भी बोलते हैं ना, तोपची दाल जहरीली होती है, वो भी ऑर्गेनिक होती है ना। वैसे विषाणु पदार्थ जहरीले होते हैं, वो ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक होकर भी जहरीले हैं। वैसे ही ये इंडियन बीच सीड, वो भी जहरीला पौधा होता है, जो कि ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक भूत को लेकर दुनिया को किस तरह धोखा देना है ये लोग कर रहे हैं। उसी तरह इन शब्द का प्रचार करके सभी को लूट रहे हैं। ऑर्गेनिक का ये मतलब है कि किसी पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन है तो उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। मतलब
हर पौधा एक ऑर्गेनिक है, क्योंकि पौधे के किसी भी हिस्से को लेंगे तो जैसे कि जड़ को ले सकते हैं, तने को ले सकते हैं, पत्ते को ले सकते हैं, फूल को ले सकते हैं या फिर फल को लेंगे, तो हर हिस्से में कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन होने के बाद उसे ऑर्गेनिक ही कहते हैं। ये किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए कि पौधे को हर हिस्से में कार्बन और हाइड्रोजन होता है या नहीं। कृपा करके उपभोक्ता को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं बोलने के लिए फ्री प्रोडक्ट बोलकर बेचना चाहिए। केमिकल फ्री बोल के केमिकल फ्री का मतलब है यह है कि जहरीले पदार्थ जैसे कि पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, बुरशीनाशक, इन सभी को ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनके व्यंजन बोलते हैं फलों पर, पत्तों पर रह जाते हैं, जिन्हें हम खाने के बाद हमारे शरीर के भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए कोई भी रासायनिक कीटनाशक या फफूंदनाशक ये इस्तेमाल किए बिना खेती करनी चाहिए। नए नए ऐसे कीटनाशक, फफूंदनाशक आ रहे हैं जिसके व्यर्थ पदार्थ विभिन्न भागों पर फफूंदनाशक आ रहे हैं जिसके व्यर्थ पदार्थ विभिन्न भागों पर बहुत ही कम समय पर कोई भी रासायनिक कीटनाशक या फफूंदनाशक ये इस्तेमाल किए बिना खेती करनी चाहिए। नए नए ऐसे कीटनाशक, फफूंदनाशक आ रहे हैं जिसके व्यर्थ पदार्थ विभिन्न भागों पर बहुत ही कम समय पर अपशिष्ट पदार्थ नहीं रहते। ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना गलत नहीं है। उदाहरणार्थ इमामेक्टिन बेंजाइड लीजिए। छिड़काव के साथ 10 दिन के बाद आप अगर देखेंगे या चेक करेंगे पौधे के ऊपर या फलों के ऊपर इमामेक्टिन बेंजाइड है क्या नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि इमामेक्टिन बेंजाइड फलों पर नहीं टिकता, चला जाता है। इसके तरह कम कीमत वाले रासायनिक कीटनाशक हैं जिसका इस्तेमाल करने से किसी तरह की हानि, नुकसान नहीं होगा। सिर्फ सिंथेटिक पायरीथॉइड या फिर अत्यधिक रासायनिक या अधिक जहरीले रासायनिक कीटनाशक अधिक मात्रा में छिड़काव करने से या फिर फलों के तुड़ाई के पहले एक दिन छिड़काव करें। फलों को तोड़ने से 1-2 दिन के बाद फलों को तोड़ने के पहले ये रासायनिक पदार्थ उस फलों के साथ या दानों के साथ वो रासायनिक पदार्थ हमने खाने से आरोग्य की समस्याएं आ सकती है। अजीब यह है कि ऑर्गेनिक फसल को उगाना है तो सिर्फ सेंद्रिय पदार्थ इस्तेमाल करके और कुछ भी इस्तेमाल किए बिना खेती करने को बोलते हैं। ये कितना दुर्भाग्य है कि वैज्ञानिक जिन्हें सब कुछ मालूम है वो भी गलत दिशा दिखा रहे हैं। यहाँ ONBA ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड एग्रीकल्चर का मतलब है यह है सेंद्रिय और पोषक पदार्थ का समतुल्य खेती का मतलब यह है कि सेंद्रिय जमीन मिट्टी के लिए है या न्यूट्रिएंट मतलब पोषक पदार्थ पौधे के लिए है। हर किसान को ये गौर करना है कि सभी जानकारी सब कुछ जानने वाले वैज्ञानिक हो, कृषि अधिकारी, कुछ कंपनी के अधिकारी आपको ये नहीं बोलते कि जो भी पोषक पदार्थ लेते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स रूप में ही पौधे ग्रहण कर सकते हैं, मतलब मिश्रण के रूप में ही होने वाले पदार्थ को ग्रहण करते हैं। मतलब सहजता से या सिर्फ एक न्यूट्रिएंट को पौधा ग्रहण कर नहीं सकता। आप ये गौर कीजिए, पौधे को सेंद्रिय या अम्लीय, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनमें पौधा असर नहीं करता। पौधे कॉम्प्लेक्स रूप में होने वाले पोषक पदार्थों को ही ग्रहण करते हैं। ये समझने के लिए अच्छा उदाहरण यह है कि अगर आप ये पूरी तरह समझोगे तो पौधों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मतलब, और वो कॉम्प्लेक्स रूप में ही हमें पौधों को देना चाहिए। सिर्फ उन्हें ही ग्रहण करेंगे, ये आप समझ जाइए। उदाहरण के लिए हमारे वातावरण में नाइट्रोजन के रूप में होता है। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन N2 के रूप में होता है। सहजतः 80 से 78% होता है। बाकी सब
22% होते हैं। मतलब केवल नाइट्रोजन N2 के रूप में 78% होता है। पौधा अगर सहजता से इस नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाता है तो हमारे वातावरण में जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना है। लेकिन पौधे नाइट्रोजन को सहज रूप में नहीं ग्रहण कर सकते। सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और पोषक पदार्थों को उनके कॉम्प्लेक्स रूप में वो ग्रहण कर पाएंगे। इसी चीज को कोई भी वैज्ञानिक सिर्फ अभी तक बताता है, उन्हें मालूम है लेकिन नहीं बताते। मतलब पौधे कॉम्प्लेक्स रूप में होने वाले न्यूट्रिएंट्स और पोषक पदार्थों को ही ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि साधारणतः या अकेले होने वाले न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थों को पौधे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। पौधे सहजता से हमारे वातावरण में होने वाले नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में ग्रहण करने के लिए पौधे में नाइट्रोजन ऐसा एंजाइम होना चाहिए। किसी भी जीवाणु में नाइट्रोजन एंजाइम होता है, वो N2 ले सकता है, लेकिन पौधों में नाइट्रोजनस एंजाइम नहीं होना, इसलिए पौधा सहज रूप में होने वाला नाइट्रोजन या N2 को नहीं ग्रहण कर पाता। लेकिन ये नाइट्रोजनस एंजाइम किस में होता है? मैंने कई बार बताया है कि विशिष्ट जीवाणुओं का इस्तेमाल करो, जैसे कि राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। इन सभी जीवाणुओं में ये एंजाइम्स उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं। नाइट्रोसोमोनास ये नाइट्रोजनस एंजाइम इनमें तैयार होता है। ये नाइट्रोजनस एंजाइम वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन पर रिएक्ट होकर यह नाइट्रोजन मिश्रण के रूप में पौधा ग्रहण कर सकता है। इस तरह से जैविक उर्वरक पौधे को फायदा करते हैं। एजिटोबैक्टर हो या राइजोबियम या नाइट्रोसोमोनास हो, इनमें जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है वो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन जो N2 के रूप में होता है उससे रिएक्शन होने के बाद मिश्रण के रूप में नाइट्रेट की तरह या NOH3 की तरह विभिन्न मिश्रणों में तैयार होकर वो आखिर में पौधे ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए जैविक उर्वरक हमारे जमीन में ज़्यादा होने से वातावरण में या हवा में उपलब्ध नाइट्रोजन को उसे उर्वरक में होने वाले नाइट्रोजनस एंजाइम से रिएक्ट होकर मिश्रण के रूप में पौधों को मिलता है। सहजता से उपलब्ध नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण नहीं करता, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूप में उपलब्ध नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण करता है। मतलब नाइट्रेट के रूप में मिलने वाला नाइट्रोजन पौधे में जाने के बाद नाइट्राइट बनकर पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी एक रासायनिक कार्य है जो तुम में, मुझ में, पौधों में, पक्षियों में, जानवरों में, हम सभी में निरंतर होने वाले कार्य सभी रासायनिक कार्य ही है। लेकिन जीवाणुओं में होने वाले रासायनिक कार्य को जैव रासायनिक कार्य कहते हैं। O2 यानी ऑक्सीजन हमारे खून में मिलना भी रासायनिक कार्य है, लेकिन हम प्राणी हैं, इसलिए जो भी रासायनिक कार्य होते हैं उसे जैव रासायनिक कार्य कहते हैं। इसीलिए रासायनिक कोई भूत नहीं है। उसी तरह ऑर्गेनिक किसी भूत की तरह दिखाकर हमें धोखा दे रहे हैं। किसान को ये समझना है कि सेंद्रिय जो है वो भूमि के लिए है और पोषक पदार्थ पौधे के लिए है। ये दो भी जरूरी है। इन दोनों को अलग करके पोषक पदार्थों को कॉम्प्लेक्स पदार्थों में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ सेंद्रिय उर्वरक, गोमूत्र, गोबर, सिर्फ इसका उपयोग करके खेती करने के लिए जो भी कहता है वो मत सुनिए, वो बकवास है, वो गलत बात है। पौधे को सेंद्रिय या इनऑर्गेनिक ये फर्क नहीं होता। पौधे को 16 प्रकार के मूल तत्व चाहिए। वो मूल तत्वों को पौधे कॉम्प्लेक्स रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं। अकेले पदार्थ को पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूप में होने वाले रासायनिक उर्वरकों को या सूक्ष्म पोषक द्रव्यों की जितनी जरूरत है
उतनी ही मात्रा में देना चाहिए, या अधिक मात्रा में देने से जमीन में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु जो पौधे के लिए फायदेमंद है वो मर जाते हैं। तो इन दोनों का तालमेल रखना चाहिए। सेंद्रिय भी होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स उर्वरक जैसे पोषक तत्वों के मिश्रण भी होने चाहिए। सेंद्रिय जमीन के लिए है, पोषक द्रव्य पौधे के लिए होते हैं। ये समझकर खेती कीजिए। कृपा करके ऑर्गेनिक के जाल में फंसकर आप धोखा मत खाइए। खेती करने के लिए ये दोनों की जरूरत है। हम किसी का भी दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। पोषक तत्वों के बिना या पौष्टिक द्रव्यों के बिना कितना भी फल हमें खाने पर फायदा कुछ नहीं होगा। जितना भी बड़ा आकार, फायदा नहीं होगा। फलों में पोषक पदार्थ, मिनरल्स, जीवन सत्व, पिष्ट पदार्थ ये सभी होने के लिए हमें पौधों को जरूरतमंद सभी पोषक तत्व देना ही चाहिए। केवल सेंद्रिय पदार्थ पौधों को पहुंचाकर बाकी तत्व पौधों में नहीं आएंगे। वो तत्व हमारे जमीन में ही हो तो अलग से देने की जरूरत नहीं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सभी प्रकार के पोषक तत्व अगर हमारे जमीन में हो तो अलग से देने की जरूरत नहीं है। अगर ना हो तो जरूर देना चाहिए। जितनी मात्रा जरूरी है उस अवस्था के अनुसार देना ही चाहिए। सिर्फ तभी गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्वों से भरा हुआ आहार पदार्थ पौधों से मिलेगा। ऐसा ना हो तो केवल बड़ा आकार और वजनदार बेकार फल हमें मिलेगा, जिसे खाने से कुछ भी फायदा नहीं है। और एक बात है कि कार्बन जो है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के समय इस कार्बन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की भूमिका बहुत बड़ी है। मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन की भूमिका प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। कार्बन और हाइड्रोजन की भूमिका बहुत बड़ी है। मुख्यतः पौधों को हाइड्रोजन पानी से मिलता है। पानी का फॉर्मूला H2O है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। पानी से पौधा हाइड्रोजन लेता है। इसी प्रकार पौधे को हाइड्रोजन मिलता है, लेकिन कार्बन कैसे मिलता है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम जो सेंद्रिय उर्वरक जमीन को दे रहे हैं उसमें से ही पौधा कार्बन को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग करता है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी जमीन में उतना कार्बन नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि कार्बन की मात्रा 0.1 तक पहुंच गई है। 0.1 मात्रा में होने वाला कार्बन पौधे के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहभाग के लिए बहुत कम है। असल में पौधे कार्बन को अगर जमीन में ना हो तो फिर ये कार्बन पौधे को कहाँ से मिलता है? पौधे के हर भाग में नीचे से ऊपर तक कार्बन होता है, लेकिन ये कहाँ से आता है ये विषय सभी को मालूम है। लेकिन इसे जान जाओगे तो अजीब लगेगा। वो ये है कि सभी को पता है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहरीला, लेकिन पौधे के लिए प्राणाधार है। पौधा CO2 को लेकर जो जहरीला पदार्थ है उसके बिना पौधा जी नहीं सकता है, वो उसका प्राणवायु है। CO2 को लेकर उससे कार्बन को विभाजित करता है। वो कार्बन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेकर पदार्थों से एक रासायनिक कार्य विभिन्न भागों में पहुंचाता है। उस कार्बन को रासायनिक प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स में बदलता है। वातावरण से कार्बन को लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंचाकर पौधे का रंग हरा होकर तने बढ़ जाते हैं, पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फूल तने आते हैं, या ये सभी क्रिया होती है। ये कार्बन वातावरण से पौधे को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में भरपूर है। उस CO2 को पौधा ग्रहण करता है और कार्बन को अलग करके उसका अन्य पदार्थों से रासायनिक क्रिया होकर नीचे से जो पानी मिलता है और सूर्य से जो कांति मिलती है, ये सभी मिलकर एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे को जरूरी कार्बन हम जमीन से नहीं दे रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। एक फसल बोने के बाद कार्बन निर्मित पौधे
बड़े होने तक कई सारे तनों का वजन हो जाता है। उसमें सारे तनों का कार्बन हमारे जमीन से नहीं होता। कार्बन जो 0.1% है उसके लिए बिना वातावरण से पौधे लेते हैं। लेकिन हम सेंद्रिय पदार्थ किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सेंद्रिय पदार्थ और सेंद्रिय उर्वरक हम पौधे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जमीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जमीन में होने वाले कई सारे सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके आहार के लिए कार्बन दे रहे हैं। ये आप लोगों को समझना चाहिए। जीवाणु से उन्हें काम नहीं है, उन्हें पौधे से मतलब है। ये गलत है। हमारे जमीन में पौधे को फायदा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होनी ही चाहिए। अगर पौधे की रक्षा करना है, जड़ व्यवस्था की रक्षा करना है, तो इसकी जरूरत है। तभी सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवाणु एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन में बदलकर पौधे को देते हैं। उसी तरह सभी को, जैसे कि फास्फोरस को खुलकर, मतलब जीवाणुओं में जो एंजाइम होता है वो जमीन में जो बेकार फास्फोरस है उससे एक रासायनिक क्रिया होकर पौधों को उपलब्ध करते हैं। ये सभी सहजता से हो जाना चाहिए। हमें उस क्रिया में रुकावट नहीं आनी देनी चाहिए। उसकी रुकावट नहीं आने के लिए और कीटकों से पौधों की रक्षा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु उपलब्ध करने के लिए भी कार्बन की जरूरत है। मतलब हम जमीन को देने वाले सेंद्रिय उर्वरक या कार्बन आधारित उर्वरक, ये सभी हम जमीन को दे रहे हैं, जिससे पौधा सशक्त हो जाएगा। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में नहीं है। पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से कार्बन को अलग करके रासायनिक क्रिया होती है। यह सभी को समझना है। अब सभी को इस विभाग से ही समझ गया होगा कि सेंद्रिय किसके लिए है और पोषक तत्व किसके लिए है। इस ONBA को, ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड एग्रीकल्चर को सभी लोगों ने अमल करने से अधिक उपज आएगी। उसी तरह हमें जो भी उपज मिलती है या ग्राहक तथा उपभोक्ता को जो उत्पाद मिलते हैं वो बहुत ही सशक्त और सभी प्रकार के पोषक तत्वों से पूर्ण रहते हैं। नहीं तो सिर्फ आकार और वजन दिखाएगा। उनमें किसी तरह के खनिज, प्रोटीन, पिष्ट पदार्थ कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ एक बेकार उत्पादन रहेंगे। गुणवत्तापूर्ण और ताकतवर उत्पाद अगर पौधे से मिलना है तो या वैसा आहार चाहिए, तो पौधों को 16 प्रकार के पोषक तत्व हमें पहुंचाना ही चाहिए। पौधा कॉम्प्लेक्स के रूप में होने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। सहज रूप में होने वाले पोषक तत्व जैसे N2, P2 इन्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे। P2O5, A2O5, CO2, पानी, H2O। मतलब कॉम्प्लेक्स का अर्थ यह है कि दो या अधिक पदार्थों के मिश्रण को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पौधा ये कॉम्प्लेक्स पदार्थों को ही ग्रहण कर सकते हैं, ना ही अकेले पदार्थों को। ये समझ जाइए। इसलिए इस ऑर्गेनिक भूत से बाहर आइए। केवल ऑर्गेनिक शब्द को लेकर हम और उपभोक्ता दोनों धोखा नहीं खाना चाहिए। पौधे से आने वाली हर चीज ऑर्गेनिक ही है, लेकिन उनमें जहरीले पदार्थ नहीं होने चाहिए। रसायन मुक्त उत्पाद चाहिए। सब कुछ ऑर्गेनिक ही है। केमिकल मिलाने के बाद भी ऑर्गेनिक ही है। बिना ऑर्गेनिक नहीं होगा, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहते हैं। लेकिन हम जहरीले रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक पदार्थ ना हो ऐसे उत्पाद देना चाहिए, ना कि बिना पोषक तत्वों का आहार। कृपया सभी लोग समझिए। हमें मुख्यतः ये समझना है कि सेंद्रिय जमीन के लिए है और ऑर्गेनिक पौधे के लिए है। ये समझिए। पर अच्छी खेती कर सकते हैं। उतना ही नहीं तो उपभोक्ता को अत्यंत शक्तिशाली और किसी भी तरह के विषाणु के बिना आहार दे देंगे। या इसलिए ऑर्गेनिक को ये बहुत अच्छी चीज मानकर हर पैकेट पर ऑर्गेनिक छपवाने से वो उत्पाद अच्छे नहीं होते।
सिर्फ किसान को ही पता होगा कि वो क्या उगा रहा होगा, और ऐसे पैकेट खरीदने वाले को नहीं। ऑर्गेनिक पैकेट खरीदकर ये अच्छा पैकेट है, ऑर्गेनिक है, ऐसा समझना ठीक नहीं है। पौधों से आने वाली हर चीज ऑर्गेनिक ही है। पौधे के जड़, तने, पत्ते, फूल, फल, बीज ये सभी ऑर्गेनिक ही है, लेकिन उनमें जहरीले रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक ना हो, ये हमें ध्यान देकर खेती करनी चाहिए। हम स्वच्छ और सशक्त आहार पदार्थ दे सकेंगे जो रसायन मुक्त उत्पाद है। हम स्वच्छ रसायन मुक्त उत्पाद ऐसे कह सकते हैं जो भी उत्पाद को रसायन मुक्त उत्पाद कहकर बेच सकते हैं, ना कि ऑर्गेनिक बोलकर। पौधे से निकलने वाले सभी चीज ऑर्गेनिक ही है, उसमें जहरीले पदार्थ होने पर भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक पदार्थ का मतलब यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संबंधित सभी पदार्थ या कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये इस बात को हर एक रासायनिक शास्त्र किताब में जो 8वीं कक्षा से शुरू होता है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विवरण है। तो ये सभी किसान होने के नाते हमें समझना चाहिए और उपभोक्ता को भी समझना चाहिए। इसीलिए पोषक तत्व कहने से और वो ऑर्गेनिक नहीं होगा ऐसा समझकर सिर्फ गोमूत्र और गोबर इस्तेमाल करके उपज लेना चाहिए, ऐसे भ्रम से बाहर आइए, वो गलत है। पौधे को पोषक तत्व जरूर पहुंचाना चाहिए। पौधे में सभी प्रकार के जैव रासायनिक कार्य होने के लिए और पौधे से उपलब्ध सभी आहार पदार्थों में सभी प्रकार के पोषक मूल्य होने के लिए हमें पौधों को सभी प्रकार के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना ही चाहिए। वो भी जितना जरूरी है उतना ही देना चाहिए, और जिस अवस्था में जो पोषक तत्व देना चाहिए उन्हें उसी मात्रा में देना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं, सहजता से अकेले नहीं होते, ये सभी को समझना चाहिए। तो ये है ONBA का पहला भाग। इसके बाद और भी खेती में बहुत कुछ जानेंगे, वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में संबंध क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनिक भूत के बारे में आपको समझाना था और वो मैंने किया है, इसीलिए इस ONBA के पहले भाग में आप लोगों को ऑर्गेनिक के बारे में समझाया है। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिए, और अपने साथी किसानों को इस चैनल के बारे में बताकर उन सभी किसानों को इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और वीडियो देखने के लिए बोलिए। धन्यवाद।